नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मेरे साथ यानी कि संध्या शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एनडीए ने तेज की नई सरकार के गठन की कवायद। घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को चुना अपना नेता। अब कल होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। दिल्ली में जुटेंगे सभी सांसद। तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे बधाई संदेशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब। सभी का जताया आभार। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की जताई उम्मीद। बहुमत से बहुत दूर विपक्षी गठबंधन ने फिलहाल सरकार बनाने की कोशिशों पर लगाया विराम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सही समय पर लेंगे सही फैसला। दिल्ली में जल संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली सरकार की पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की मांग वाली याचिका के साथ अपर यमुना रिवर बोर्ड की 5 जून की बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा भी सौंपा जाएगा। बेंगलुरु में आज खत्म हो रही है यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत। रेवन्ना पर गंभीर धाराओं के तहत 3 मुकदमे दर्ज। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मौसम ने ली करवट। धूल भरी आंधी के बाद बारिश ने दी भीषण गर्मी और तपिश से राहत। अगले 1-2 दिन ऐसा ही मौसम रहने के आसार। और आज आखिरी बार भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी करने उतरेंगे सुनील छेत्री। फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग में कुवैत से होगा सामना। टीम देना चाहेगी जीत के साथ कप्तान को विदाई। और आइए न्यूज 18 में अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। एनडीए एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर चुका है। चुनावी नतीजों में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद घटक दलों के सभी नेता कल दिल्ली में थे। एनडीए की इस बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अपना नेता चुन लिया। बैठक में नरेंद्र मोदी समेत कुल 21 नेता शामिल हुए। अब कल का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का भी नेता चुना जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनके साथ आज बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 240 सीट पर जीत हासिल हुई है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े यानी कि 272 से दूर है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर भाजपा बहुमत के आंकड़े के पार है। मीटिंग में घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के नेता और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की बैठक होने के बाद कहा कि अगर हम एनडीए का हिस्सा नहीं होते तो हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। हमने ये चुनाव सामूहिक रूप से लड़ा है। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. और नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए ने बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जो बेहद अहम है। अहम इसलिए कि बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित और पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए बधाई संदेश देते हुए उन्होंने लिखा,
जैसे जैसे यूरोपीय संघ अपने चुनाव की ओर बढ़ रहा है, हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों में लोगों की आवाज बुलंद करने का जश्न मनाते हैं। उन्होंने यूरोपीय संघ और भारत के बीच निरंतर सफल साझेदारी की आशा भी व्यक्त की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा की और एक्स पर पोस्ट किया कि सतत विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं से निपटने और हमारे देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने में तीसरे कार्यकाल की बधाई। ब्राजील और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्याय का मुकाबला करने और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्राजील में G20 और IBS शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी से मिलने की उम्मीद भी जताई है। इधर अमेरिका के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत पर पीएम मोदी को एक्स पर बधाई दी। उन्होंने पोस्ट किया कि अमेरिका भारत सरकार के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। साथ ही उन्होंने अपने मताधिकार के उपयोग करने वाले करीब 650 मिलियन मतदाताओं की सराहना की। ब्रिटेन के विदेश सचिव और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में आपकी जीत पर बधाई। भारत और यूके अपने लोगों को जोड़ते हुए मित्र और साझेदार के रूप में अच्छे संबंध साझा करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी है। एक्स पर बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों के बीच मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा आपकी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में संपन्न 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में जीत हासिल करने पर दुनिया के नेताओं के बधाई संदेशों के लिए उनका धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लातविया के राष्ट्रपति एडगर्स रिंक्वेक्स का आभार जताते हुए पोस्ट किया, हम लातविया के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं और इस साझेदारी को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में उनकी और एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच आपसी और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसके साथ ही रणनीतिक साझेदारी और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के अपने साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। दोनों नेताओं ने विश्वसनीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और साझा अमेरिकी भारत प्राथमिकताओं पर नई सरकार को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की नई दिल्ली की आगामी यात्रा पर भी चर्चा की। तो आपको हमने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल देश से जनता ने आशीर्वाद दिया है, बल्कि विदेशों से भी जीत के बाद बधाइयाँ मिली हैं। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन बेहद अहम है और उसके साथ साथ कल का दिन भी बेहद खास है। देखिए, जैसे ही चुनावी नतीजे आए थे और ये पता चला कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है और उसके बाद हमने देखा कि एनडीए बहुमत के आंकड़े से ऊपर चली गई, तब से दुनिया भर के तमाम नेताओं के बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आ रहे हैं और आपने उसे दिखाया भी। देखिए, 7 जून यानी कल 11 बजे एनडीए के जो संसदीय दल है उसकी बैठक होगी। एनडीए के जो देश भर से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी बैठक कल संविधान जो सदन है उसमें सेंट्रल हॉल उसमें हो सकती है, ये कहा जा रहा है। और उसमें औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। कल हम जानते हैं कि एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया है। समर्थन एक तरह से वो एक आभार भी जताया प्रधानमंत्री का कि उनकी अगुवाई में एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई है, समर्थन पत्र सौंपा। आज दिन भर बैठकों का दौर होगा बीजेपी में। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आ रहे हैं। शाम तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग से मुलाकात कर सकते हैं। ये एक आंतरिक बैठक है, इसमें कुछ राज्यों का प्रदर्शन रहा वो सब समीक्षा हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण किस तरह से सहयोगियों से जो बातचीत सरकार बनाने को लेकर उनकी जो चाहे आप उनको कहें कि किस सहयोगी की कितनी सीट की मांग है, क्या सहमति है, उसको लेकर बीजेपी ने कुछ नेताओं को अधिकृत किया है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। आज अब से थोड़ी देर बाद जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आवास है दिल्ली का। यहाँ पर वो बैठक होने वाली जिसमें बीजेपी के शीर्ष नेता की जो टीम है, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कुछ महत्वपूर्ण नेता यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, पीयूष गोयल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सहयोगियों के साथ किस तरह से एक सहमति बनानी है उनकी भागीदारी को लेकर सरकार में। हालांकि हम जानते हैं कि ये जो फैसला होता है वो अंतिम तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का होता है कि किसको कैबिनेट में रखना है, कितनी भागीदारी देनी है। लेकिन फिर भी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करके उनसे एक तालमेल बना के रखना चाहती है और उसके लिए ये बैठक का दौर शुरू होगा, बातचीत होगी। उसके लिए पहले बीजेपी अपने जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ बैठक करेगी। चूँकि कल संसदीय दल की बैठक भी होनी है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ रहे हैं, तो उससे पहले बीजेपी अपनी कुछ रणनीति को अंतिम रूप देना चाहती है और इसलिए ये बैठक बीजेपी के आवास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर रखी गई। जी शैलेंद्र, आपसे आसान भाषाओं में समझना चाहेंगे कि किस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो संसदीय दल की बैठक होनी है उसमें नेता चुना जाएगा, उसके बाद किस तरह से राष्ट्रपति के पास पहुंचा जाएगा, किस तरह से अब सरकार गठन की प्रक्रिया होगी, आसान शब्दों में समझना चाहिए। देखिए, सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होती है। चुनाव होते हैं, जिस भी दल या गठबंधन को बहुमत हासिल होता है, चुनाव पूर्व जो गठबंधन होता है उसका दावा होता है कि वो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाए, दावा पेश करे। उससे पहले उसे अपने दल का नेता चुनना होता है। एनडीए का नेता, एनडीए के जो घटक दल हैं उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है, नेता चुन लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल ही की बैठक में। अब यह है कि संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाए, जो एक औपचारिक प्रक्रिया है। उसके लिए कल बैठक होगी और उस बैठक के बाद एक दल जाएगा एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति से मिलने और वहां पर दावा पेश होगा। वो औपचारिक दावा जिसे कहते हैं कि हमें आमंत्रित कीजिए सरकार बनाने के लिए, अनुरोध करने के लिए। तो वो एक पूरी प्रक्रिया होगी। कल से प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जा चुके हैं। संसदीय दल के नेता के तौर पर कल वो संबोधित भी कर सकते हैं संसदीय दल को, बीजेपी एनडीए के संसदीय दल को, और वहां पर उनका अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। चूंकि एक प्रचंड जीत लगातार तीसरी बार उनकी अगुवाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को मिली है। और उसके बाद एनडीए का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा और औपचारिक तौर पर दावा पेश करेगा कि कृपया हमें आमंत्रित कीजिए सरकार बनाने के लिए। हम जानते हैं कि उससे पहले कल जो अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई थी मोदी सरकार की, उसमें 2 फैसले लिए गए थे, 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश और मंत्रिमंडल के इस्तीफे की सिफारिश। क्योंकि नई सरकार के गठन से पहले पुरानी सरकार को इस्तीफा देना होता है, वो प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि आप नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहे। वो प्रक्रिया हो चुकी है। अब आगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, बीजेपी एनडीए की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, राष्ट्रपति से आग्रह करेगा, दावा पेश करेगा कि वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और तब शपथ ग्रहण की जो तारीख है वो एक तरह से कही जाएगी कि इस तारीख को कृपया आमंत्रित करें। हम सब जानते हैं कि वो तारीख 8 तारीख हो सकती है। इसको लेकर बहुत चर्चा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो तारीख तभी घोषित होगी, तभी हम उसका एक सीधा ऐलान मानेंगे जब दावा पेश कर दिया जाएगा और वहां से एक औपचारिक आदेश आ जाएगा कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और
तमाम एक तरह से जो प्रमुख अतिथि हैं उनको आमंत्रण जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, हम देखेंगे कि आज से लेकर कल तक जो घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जी शैलेंद्र, आपसे साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया और पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक लगाई है और साथ ही अपने साथ कई सारे इतिहास भी जोड़ लिए हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस हैट्रिक के क्या कुछ मायने होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जैसा अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से तमाम देश से प्रधानमंत्रियों के, राष्ट्रपति के और संदेश तमाम देशों से हमें मिले हैं और बधाई संदेश मिले हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति किस तरह की अब आगे बढ़ेगी? देखिए, इसके 3 मायने हैं, अगर आप समझ दे तो मैं बताना चाहूँगा। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि है, एक मजबूत देश के तौर पर भारत उभरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और जब लगातार तीसरी बार पीएम मोदी की अगुवाई में एक बहुमत मिला है एनडीए को, तो दुनिया में भारत की जो साख है वो मजबूत हुई है कि भारत की जनता पिछले कुछ वर्षों से या दशकों से 2014 के बाद से एक स्पष्ट मैंडेट दे रही है एक गठबंधन को, वो दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख बढ़ी है और भारत की साख बढ़ी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंचों पर G20 में हमने देखा कि भारत ने जो ग्लोबल साउथ की वकालत की, कैसे भारत की पहल पर शामिल किया गया महत्वपूर्ण देश को, तो वो भूमिका भारत की ओर बढ़ने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर होगा भारत के चुनावी नतीजों का। दूसरा असर ये होगा कि आर्थिक स्तर पर जिन नीतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ा गया है उसमें एक निरंतरता दिखेगी। उसमें उस निरंतरता का फायदा ये होगा कि हम विदेशी निवेश देख रहे हैं कि वो टॉप स्तर पर चल रहा है, दुनिया भर से जो निवेशक है वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और भारत में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो एक मुहिम है वो जोर पकड़ेगी। यानी हम तमाम ऐसी वस्तुएं भारत में ही बनाएं जिनके लिए हम आयात पर निर्भर थे, और हम देख रहे हैं कि मोबाइल हो या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। तो वो पॉलिसी में एक निरंतरता जारी रहेगी, और उसका एक असर आप शेयर बाजार पर देखते हैं कि जब नतीजों के दिन ये लगा था कि शायद कोई क्या नतीजे होंगे, तो थोड़े से उलटफेर शेयर बाजार में देखने को मिला था, लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि एनडीए की वापसी हुई है तो कल शेयर बाजार फिर से ऊपर चढ़ा और आज भी शेयर बाजार ऊपर ही जा रहा है। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस दिखता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शेयर बाजार में कॉन्फिडेंस है, विदेशी निवेशकों को कॉन्फिडेंस है। तीसरी राजनीतिक बात वो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, उसमें 2 पहलू हैं। तो तीसरी पहलू ये है कि राजनीतिक तौर पर आप देखें, एनडीए 1962 के बाद गठबंधन दौर की जो राजनीति शुरू हुई है उसमें पहला ऐसा गठबंधन है भारत के राजनीति में जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं एनडीए गठबंधन दल के जिनकी अगुवाई में लगातार 3 बार सत्ता में वापसी हुई है। और उसमें एक और बात है कि कांग्रेस चुनावी इतिहास में अपने आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 अंकों में लगातार 3 चुनाव में नहीं पहुंच पाई है। आप देखिए, पिछली बार भी आप देखिए कि विपक्ष के नेता का पद नहीं मिला था, 2014 में विपक्ष का नेता का पद नहीं मिला था। इस बार वो संख्या जरूर पार हो गई है कि जो आंकड़ा जरूरी चाहिए 10% कम से कम लोकसभा सदस्यों की संख्या का, उससे तो ऊपर कांग्रेस चली गई है, लेकिन 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंची है। तो ये भारत की राजनीति के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ये देखने को मिला। एक और बात, बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर 35% से ज्यादा वोट पाने वाली कांग्रेस पार्टी के बाद पहला दल बनी है। आप देखिए, 2014 में मिला था जो है उसको बढ़ाया था 2019 में, और इस बार भी ओवरऑल जो मत प्रतिशत है उसमें कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भले ही कमी हुई, लेकिन ओवरऑल तो आप देखिए कि 30% से ऊपर मत पाने वाला, या एनडीए गठबंधन के तौर पर 40% से ऊपर मत पाने वाला 50% के ओर बढ़ते हुए, ये पहला गठबंधन है, ये पहली पार्टी है कांग्रेस के बाद। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद एक जमाने में कांग्रेस को 45-50% वोट मिलते रहे थे, लेकिन आप 1970 के बाद देखें तो कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसको केंद्र में इस तरह से 32, 33, 34% लगातार चीन चुनाव में मिला हो।
जी शैलेंद्र, वोट परसेंट भी बढ़ा है और प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और आगे देखना होगा कि किस तरह से एनडीए की जो सरकार है वो देश को जो स्थायित्व मिला है उसको आगे लेकर के जाएगी। लेकिन बहुत ही कम शब्दों में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं भी तेज़ है, किस तरह से होगा मंत्रिपरिषद का गठन, किस तरह से किस तरह का एक बेसिक लिया जाएगा कि क्या 5 सांसदों पर एक मंत्री का गठन होगा या फिर केंद्रीय मंत्री किस तरह से होंगे, मंत्रिपरिषद किस तरह से होगा, क्योंकि जो घटक दल हैं उन्हें किस तरह से अब स्थान दिया जाएगा। ये देखिए, इसका कोई सेट फार्मूला नहीं होता है। जिन एनडीए के सहयोगियों के सिर्फ एक सांसद जीत कर आए हैं, तो क्या हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा? हो सकता है कि उन्हें उनमें से भी किसी को राज्य मंत्री बना दिया जाए, सामाजिक समीकरणों को देखते हुए या उस राज्य में उनकी उपयोगिता को देखते हुए या एनडीए के पुराने साथी होने के वजह से। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि क्षेत्रीय संतुलन का बहुत ध्यान रखा जाएगा। जब दक्षिण भारत में बहुत शानदार प्रदर्शन बीजेपी का हुआ है, उड़ीसा में आप देखिए कि एक सीट छोड़कर लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी ने जीती है, तो उड़ीसा की भागीदारी केंद्र में बढ़ेगी, ये ऐसा दिखता है। वहाँ के राज्य सरकार में भी पहली बार बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो ये एक। और जो सहयोगी दलों के लिहाज से आप देखें तो जेडीयू और टीडीपी जो दो सबसे महत्वपूर्ण दल हैं, उनकी भूमिका बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके ज्यादा सांसद जीत कर आए हैं। तो आप टीडीपी की भूमिका में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उन्हें दिए जा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवेकाधिकार, उनका ये निर्णय होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को ये विशेषाधिकार होता है कि वो समीकरणों को ध्यान रखते हुए वो फैसला लेते हैं। अंतिम फैसला उनका ही होता है। लेकिन हाँ, पार्टी के अंदर विचार विमर्श होगा, सहयोगियों के साथ बातचीत होगी, सहयोगी क्या चाहते हैं ये जानने की भी कोशिश होगी। महत्वपूर्ण मंत्रालय सहयोगी को भी दिए जा सकते हैं। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कि पिछड़ों की भागीदारी में भारत की राजनीतिक इतिहास में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्री का जो रिकॉर्ड है वो एनडीए सरकार का ही है। जब आप जो कल तक जो आप कहें कि मंत्रिमंडल था, उसमें हमने देखा था कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग से मंत्री बनाए गए थे। तो इस बार भी हम देख सकते हैं कि पिछड़ों और दलितों की एक पर्याप्त भागीदारी, और पिछड़ों के मामले में तो कह सकते हैं कि वो जो संख्या है, अधिकतम संख्या थी, देखना होगा कि वही संख्या रहेगी या उससे और आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत संकेत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई फैसले पहले भी पिछड़े वर्ग के हित में उठा चुके हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना हो, नीट में ओबीसी आरक्षण देना हो, और तमाम फैसले, तो वो एक संकेत बहुत स्पष्ट है कि सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा और पिछड़े वर्गों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले। ये हर संभव जो एक राजनीतिक समीकरण में और सरकार के गठन में एक जो सीमाएं होती हैं उसमें कोशिश की जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए, और आप लगातार जुड़े रहिएगा अपडेट के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्दी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के सदस्यों का स्वागत करने के लिए तैयार है। लोकसभा सचिवालय ने 18वीं लोकसभा के सदस्यों के निर्बाध पंजीकरण के लिए व्यापक व्यवस्था की है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और तकनीक पर आधारित है।
सदस्यों के पंजीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर गाइड पोस्ट पर ड्यूटी करने के लिए लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। यह प्रक्रिया 14 जून तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलती रहेगी। इससे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण पुराने संसद भवन में होता था। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन कहा जाता है। इस बार सचिवालय ने संसदीय सौध में यह व्यवस्था की है। और इधर नए सांसदों का दिल्ली के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर निर्धारित स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है। लोकसभा सचिवालय के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निर्मित स्वागत केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नवनिर्वाचित सांसदों का देश की राजधानी दिल्ली में आना शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों के स्वागत के लिए लोकसभा सचिवालय ने खास तौर पर रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर खास व्यवस्था की है। उनके लिए स्वागत केंद्र बनाए हैं। आप यहां देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर खास तौर पर लोकसभा सचिवालय ने एक केंद्र स्थापित किया गया है। ये स्वागत केंद्र है जहां पर जो भी नए सांसद चुनकर आ रहे हैं, जो 18वीं लोकसभा के पुनः जो सदस्य चुनकर आए हैं, उनके लिए भी सहायता के लिए विशेष तौर पर यहां पर स्थापित किया गया है केंद्र, ताकि जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं, जो सांसद हैं, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खासतौर पर ऐसे सांसद जो पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर उनकी कार की व्यवस्था भी लोकसभा सचिवालय द्वारा की गई है। खासतौर पर कुछ नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो उनकी सहायता करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जितने भी सांसद हैं जो चुनकर आए हैं 18वीं लोकसभा में, उनके लिए खास तौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आंध्र प्रदेश के नेता और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू आज टीडीपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राज्य में सरकार बनाने को लेकर मंथन होगा। कल रात एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली से विजयवाड़ा पहुंचे थे चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी की अगुवाई में नायडू ने प्रचंड जीत दर्ज की है। 175 सीटों वाली आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं, जबकि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी को केवल 12 सीटों से संतोष करना पड़ा है। एक तरफ एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की ओर से कुछ नेताओं के दावे हवा हवाई हो गए। बहुमत से बहुत दूर विपक्षी दलों के इस गठजोड़ ने चुनावी नतीजों के बाद पहली बैठक बुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक में घटक दलों के बीच राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। कई सुझाव भी मिले। जनता से मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया, लेकिन फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि गठबंधन बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और लोगों की आकांक्षा पूरी करने के लिए सही समय पर उचित कदम उठाया जाएगा।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या सही समय होगा जिस समय में जो जनता की आकांक्षाएं हैं उसको पूरी की जाएगी। आज किस तरह की हलचल आपको देखने को मिल रही है इंडी गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं और साथ ही साथ कांग्रेस कार्यालय पर? खड़गे मीटिंग के बाद मीडिया के सामने आए। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि हम सरकार बनाने की दिशा में हैं, प्रयासरत हैं या नहीं हैं। बस उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद दिया और जैसा कि आपने कहा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेपी के खिलाफ हमारी जारी रहेगी और जो हमने वादे किए हैं, जो न्याय गारंटी जो भी उनका योजना था, जो मतदाताओं को उन्होंने बताया था, चाहे वो महिला सब महालक्ष्मी योजना हो, चाहे स्टूडेंट बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हो, चाहे अग्निवीर को समाप्त करने की बात हो, तो इन सारी चीजों को हम फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। तो फुलफिल तो आप तब करेंगे जब आप सत्ता में होंगे। तो खैर उसके बाद हमने सीताराम येचुरी से ऑफ द रिकॉर्ड जब बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि फिलहाल हम सत्ता की दौड़ में नहीं है, सरकार बनाने की दौड़ में नहीं है, लेकिन हम इस दौड़ से बाहर भी नहीं है। यानी कि वक्त आने दीजिए, हम इस पर आगे आकर कार्रवाई करेंगे, आगे बढ़कर हम इस पे कार्य करेंगे। तो एक तरह से आप कहें कि सरकार बनाने की जो मंशा थी या सरकार बनाने की जो योजना थी इंडी गठबंधन की, वो फिलहाल उसको होल्ड पे रख दिया गया है और ये कांग्रेस या विपक्षी दल जो हैं वो सरकार बनने देंगे। और सरकार बनने देंगे क्या कि सरकार बन चुकी है। एक तरह से कहें कि एनडीए के फोल्ड में जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से समर्थन किया है उससे सरकार बनने वाली है। तो सरकार बनने के बाद ये सरकार की खामियों का इंतजार करेगी, सरकार कहां पर चूक करती है, सरकार कहां पे फॉल्ट करती है, तो उसको लेकर के वो आंदोलन करेंगे, संसद में इसका प्रतिकार करेंगे। तो इस तरह जो एक तरह से तेजस्वी ने जो कल कहा था सवेरे एयरपोर्ट पे, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग सरकार बनाने की दौड़ में शामिल हैं, तो तेजस्वी ने कहा कि अब देखिए आगे होता है क्या। तो ये संशय बना था कि विपक्ष जो है वो सरकार बनाने की ओर अग्रसर होगा। लेकिन कल जो मीटिंग का शेड्यूल था वो 1 घंटे का था, लेकिन लगभग 1.25 घंटे मीटिंग चली और मीटिंग समाप्त होने के बाद सारे नेताओं का जो यही कहना था कि सरकार बनाने की दौड़ में हम नहीं है, लेकिन उससे बाहर भी नहीं है, यानी कि भविष्य में हम सरकार बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कुमार आलोक तमाम जानकारी देने के लिए। आप दिन भर लगातार इन पूरी हलचल पर नजर बनाए रखिएगा। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि दिल्ली वालों की दिल्ली बीते कुछ दिनों से पानी के लिए तरस रही है। पहले ही प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली वासियों पर इन दिनों जल संकट भी मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। दिल्ली के कई इलाकों में हालात तो ऐसे बन गए हैं कि टैंकर को देखते ही लोग बाल्टी पाइप लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार पानी नसीब नहीं होता। इस जल संकट के बीच संजय कैंप क्षेत्र के लोग पानी के टैंकर से अपनी पानी की जरूरतें पूरी करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में जल संकट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पानी के संकट को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका के तहत दिल्ली सरकार द्वारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को 1 महीने तक अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इससे पहले सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को बैठक करने और दिल्ली की मांग पर विचार करने को कहा था। आज कोर्ट को बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा भी सौंपा जाएगा। और इधर कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी कस्टडी आज खत्म हो रही है। जेडीएस से निलंबित प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु कोर्ट ने 31 मई को 6 दिन की एसआईटी की कस्टडी में भेज दिया था। वो 30 मई की रात 35 दिन बाद जर्मनी से भारत लौटा था। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से जेडीएस का उम्मीदवार था और उसके खिलाफ 3 महिलाओं से यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हैं। बहरहाल रेवन्ना अपना चुनाव हार चुके हैं। एसआईटी आज फिर अदालत से रेवन्ना की कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है।
और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र खोलने के लिए 4 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने देश भर में 4 बैंकों की 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में उन्हें शामिल करने के लिए नई दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पेंशन भोगियों को बाधा रहित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में जहां उनके पास स्पर्श पर लॉग ऑन करने के लिए तकनीकी साधन नहीं है। ये सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशन भोगियों के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे जो उनके प्रोफाइल को अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने, डिजिटल वार्षिक पहचान, डेटा सत्यापन के अलावा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करेंगे। चिकित्सा जगत में हर उपलब्धि एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। एक ऐसी ही खबर भारतीय सेना के कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर से आई है। कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में डॉक्टर्स की एक टीम ने सशस्त्र बलों में पहले पेंक्रियास ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ट्रांसप्लांट टीम ने भारतीय सेना के एक सैनिक के ब्रेन डेड मरीज पिता से सफलतापूर्वक पेंक्रियास और किडनी निकाल एक जरूरतमंद रोगी में प्रत्यारोपित की। सशस्त्र बलों में पेंक्रियास ट्रांसप्लांट की यह पहली उपलब्धि है। ट्रांसप्लांट से लाभ पाने वाला मरीज एक मेडिकल छात्र है। और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कल मौसम ने करवट ली। दिल्ली और गाजियाबाद में लगातार गर्मी से जूझ रहे लोगों को कल थोड़ी राहत महसूस हुई। देर रात तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। हालांकि बारिश और तेज आंधी के बाद कई इलाकों में पावर सप्लाई भी कट कर दी गई। बारिश के होने से पारे में भी गिरावट दर्ज की गई। कल दिल्ली का तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। उधर मुंबई के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। कल शाम से ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया था। तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चली और बूंदाबांदी भी हुई। और इधर असम में बाढ़ की स्थिति में कल से सुधार हुआ है। हालांकि सिलचर में एक और व्यक्ति के मर जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कोपिली और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से कछार, नागांव, करीमगंज, धेमाजी, मोरीगांव, होजाई, डिब्रूगढ़, दीमा हसाओ, हैलाकांडी और कार्बी आंगलोंग पश्चिम जिला प्रभावित है। कुल 375 गांव और 19 राजस्व मंडल भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 112 राहत शिविर और 21 वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। 22,000 से अधिक लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान चला रही है और बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री मुहैया करा रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी हवा के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में गरज बिजली और तेज हवा के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले सप्ताह मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम आईएमडी ने 7 और 9 जून के बीच असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। सदियों से प्रकृति के इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं वल्चर यानी कि गिद्ध। गिद्धों के साथ अन्य पक्षियों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड के कोटद्वार में एक शिक्षक 26 वर्षों से विशेष प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं।
पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधों और नदी नालों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी सुरक्षित रखना होगा। हमारे पर्यावरण में अलग अलग पक्षियों का बड़ा महत्व है। इन पक्षियों में पक्षीराज कहे जाने वाले गरुड़ का विशेष महत्व होता है। गरुड़ यानी गिद्ध को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी माना जाता है, क्योंकि ये गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जानवरों से फैलने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है। यदि हमें पर्यावरण बचाना है तो लुप्त होने के कगार पर खड़े गिद्ध को भी बचाना बहुत जरूरी है। कोटद्वार नंदपुर निवासी शिक्षक और पक्षी प्रेमी दिनेश चंद्र कुकुरेती गौरैया के साथ साथ अन्य पक्षियों के संरक्षण के लिए लगभग 26 वर्षों से काम कर रहे हैं। साथ ही पिछले 12 वर्षों से गिद्धों के संरक्षण के लिए हुए अपने कार्यक्षेत्र रिखणी खाल क्षेत्र में अपने विद्यालय के आसपास की पहाड़ियों पर रहने वाले गिद्धों को कोई नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए वो गांव वालों को जागरूक करते हैं और उन्हें पर्यावरण के प्रति संदेश देते हैं। आसपास के गांव में लोगों को मोटिवेट करता है कि आप कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल न करें। यदि आपका कोई मवेशी मरता है तो उसको एक स्थान पर ऐसी जगह में रखें जहाँ पे गिद्ध उसको आसानी से देख सके, अपना भोजन प्राप्त कर सके। और दूसरा, जंगलों में, जो वनों में आग लगी लगातार, क्योंकि इससे भी मैंने देखा गिद्ध बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से लोगों को मोटिवेट करना है कि गिद्ध भी हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। पक्षी प्रेमी दिनेश चंद्र कुकुरेती कहते हैं कि गिद्ध हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पक्षी होता है। इसके बिना पर्यावरण संतुलन की कल्पना भी मुश्किल है। यदि गिद्ध बचेगा तो निश्चित तौर से पर्यावरण बचेंगे, गिद्ध बचेगा तो निश्चित तौर से एक हमारे पास ये कि मवेशियाँ, जो हम अपने जो मवेशियाँ हैं हम उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे घर में पशुधन भी बढ़ेगा, पशु जंगल बढ़ेगा। वनों में आग लगना या कीटनाशक का प्रयोग हम पूर्णतः प्रतिबंध करेंगे, क्योंकि कीटनाशक के प्रयोग से न सिर्फ गिद्ध नहीं, बहुत से पक्षियाँ या छोटे जीव जंतु जो होते हैं उन मर जाते हैं। दिनेश चंद्र कुकुरेती वो समय समय पर क्षेत्रवासियों और विद्यार्थियों के साथ क्षेत्र में रहने वाले गिद्धों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसका परिणाम ये है कि आज उस क्षेत्र में एक बड़ी तादाद में गिद्ध देखे जा रहे हैं, जो एक सुखद पहलू है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और पर्यावरण से ही जुड़ी एक और खबर आपको बता देते हैं। दरअसल पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से श्राइन बोर्ड की तरफ से समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व पहल के तहत श्रद्धालुओं को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधे वितरित करने की प्रथा शुरू की गई है। श्राइन बोर्ड ने इसके लिए वैष्णवी वाटिका स्थापित की है। श्रद्धालुओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है, इस पहल का यही मकसद है। और आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री पर्व। प्रयागराज में वट सावित्री व्रत के अवसर पर भक्तों ने गंगा नदी स्नान किया और महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। और इधर उत्तराखंड के नैनीताल के खंस्यू झड़गांव के पास एक टैक्सी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन, बचाव दल और चिकित्सकों की टीमें राहत कार्यों के लिए मौजूद रही और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। इस पूरे हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है। इसके साथ ही प्रशासन को दुर्घटना की जांच और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश भी दिए हैं। और बुलेटिन में अब नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर, लेकिन फटाफट अंदाज में। कोल इंडिया लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 2 महीनों यानी अप्रैल और मई के दौरान सरकारी खजाने में 9,560 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। कोल इंडिया लिमिटेड की घरेलू कोयला उत्पादन में करीब 80% हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2025 के लिए कोल इंडिया का उत्पादन और उठाव 838 मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बिक्री के पैसे को सीधे ग्राहकों के खाते में जमा करना अनिवार्य बना दिया है। संचालन दक्षता और ग्राहकों के पैसों का जोखिम कम करने के मकसद से सेबी ने यह कदम उठाया है। सेबी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह नए नियम 14 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। वर्तमान में समाशोधन निगम प्रतिभूतियों के भुगतान को ब्रोकर के खाते में जमा करता है, उसके बाद इसे संबंधित ग्राहक के डीमैट खातों में जमा किया जाता है। मारुति सुजुकी इंडिया का कहना है कि वह सौर ऊर्जा और बायोगैस से जुड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने के लिए 3 साल में 450 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने इस क्षेत्र में 120.8 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कंपनी ने बयान में कहा कि वह वित्त वर्ष 2024-25 से 3 वर्षों में इस निवेश को करीब 4 गुना कर 450 करोड़ रुपए करेगी। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जल्दी गोवा, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए सीधे उड़ानें मिला करेंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है। इन उड़ानों की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से होगी। इस हवाई अड्डे से कोलकाता, गोवा और बेंगलुरु को जोड़ने वाली 28 साप्ताहिक उड़ानें शुरू होने वाली हैं। इसके लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अन्य बुकिंग साइट्स पर टिकट बुक करा सकते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने देश भर में डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 450 रेस्ट पॉइंट स्थापित किए हैं। कंपनी ने बताया कि यह सुविधा सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए है। इन पॉइंट में डिलीवरी पार्टनर्स को आरामदायक बैठने की जगह, मुफ्त पीने का पानी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और साफ वॉशरूम सुविधाएं मिलेंगी। जोमेटो ने बताया कि किसी भी हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए सभी डिलीवरी भागीदारों के लिए 50-30 से अधिक शहरों में 15 मिनट की एम्बुलेंस और 24 घंटे 7 दिन SOS सहायता उपलब्ध कराई गई है। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी सुरक्षा ग्रुप ने कर्ज में फंसी JP इन्फोटेक का अधिग्रहण कर लिया है। इस कदम से 20,000 से अधिक मकान खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। समूह ने 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया और वह अटकी पड़ी आवासीय परियोजना के निर्माण के लिए जल्दी 125 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालेगी। यह अधिग्रहण ऋण शोधन अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT के 24 मई के फैसले के बाद हुआ है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील को नीदरलैंड की संसद ने $3.26 बिलियन देने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण में सुधार के लिए नीदरलैंड टाटा स्टील की जुमुडेन फैक्ट्री को रिनोवेट कराना चाहता है और इसका ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने बताया कि टाटा स्टील प्लांट की वजह से आसपास पर्यावरण पर काफी बुरा असर पड़ रहा है और लोगों को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इसे दूर करने के लिए नीदरलैंड की सरकार चाहती है कि कंपनी प्लांट को तेजी से रिनोवेट करे और उसका पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन करे। इसके लिए नीदरलैंड टाटा स्टील को सब्सिडी देगा। हर 4 में से 3 भारतीय B2B मार्केटिंग लीडर्स अपने काम के लिए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनका कंटेंट क्रिएशन 43% तक, लागत 39% तक किफायती करने और उत्पादकता 38% तक बढ़ाने में सफलता मिली है। वैश्विक स्तर पर पेशेवरों की ओर से अपनी प्रोफाइल में AI स्किल जोड़ने में 142 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आज के दौर में UPI लोगों के लेन देन का सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प बन चुका है। ये विकल्प अब साउथ अमेरिका के एक देश पेरू में भी जल्द ही देखने को मिलेगा। दरअसल NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने UPI जैसी पेमेंट सिस्टम को पेरू देश में लागू करने के लिए साझेदारी की है। NIPL ने बयान में कहा कि यह सहयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे पेरू साउथ अमेरिका में UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। NPCI इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रितेश शुक्ला का कहना है कि इस पार्टनरशिप का उद्देश्य पेरू के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि करीब 1 महीने पहले UPI जैसी प्रणाली विकसित करने के लिए भुगतान नियामक ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया था। इसी साल फरवरी में श्रीलंका में भारत की UPI सेवाएं शुरू की गईं, जिससे भारतीय यात्री UPI ऐप का उपयोग करके श्रीलंका में बिजनेस प्लेस पर QR कोड के जरिए भुगतान कर सकें। इसके अलावा मॉरिशस में भारतीयों के लिए बिना किसी परेशानी के रुपयों का भुगतान करने के लिए रुपे कार्ड और UPI कनेक्टिविटी लॉन्च की गई है। यूरोपीय संघ के 27 देशों में आज से चुनाव शुरू होगा। 9 जून तक चलने वाले इस चुनाव में पहले दिन डच मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही नीदरलैंड ब्लॉक यूरोपीय संसद के चुनाव के इस दौर में मतदान करने वाला पहला देश बनेगा। इस बार के चुनाव में लगभग 37 करोड़ मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए यूरोपियन संसद के 720 सदस्यों को चुनेंगे। यूरोप का मतदाता मुख्य रूप से प्रवासी नीति, दक्षिणपंथ, यूक्रेन युद्ध और उसके चलते बढ़ती महंगाई, प्रवासियों की तेजी से बढ़ती संख्या से निपटने से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेगा। दरअसल यूरोपीय संसद दुनिया की अकेली सीधी चुनी हुई इंटरनेशनल असेंबली है। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखें तो ये भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चुनाव है।
और अब आपको बताते हैं एक अच्छी खबर। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर एक नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के साथ कल सफलतापूर्वक उड़ान भरी। फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से ये उड़ान भरी गई। यह पहली बार है जब यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा बनाए गए एटलस वी रॉकेट के जरिए संचालित इस कैप्सूल में लोगों को बैठाया गया है। सुनीता विलियम्स के अलावा नासा के अंतरिक्ष यात्री बैरी विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की एक दिन की यात्रा के लिए इस पर सवार हुए। गौरतलब है कि इससे पहले सुनीता विलियम्स ने 2006, 2007 और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने मिशन के दौरान एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक और स्पेस वॉक टाइम 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब जान लेते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री आज आखिरी बार भारतीय टीम की अगुवाई करने मैदान पर उतरेंगे। भारत का सामना फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में कुवैत से होगा। टीम के खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि वह अपने कप्तान को जीत के साथ विदाई दें। भारतीय टीम के लिए यह मैच करो या मरो की तरह है। टीम अगर इस मैच को जीतती है तो वह पहली बार 18 टीमों के क्वालिफायर के अंतिम चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए काफी बेहतर स्थिति में होगी। और इधर भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। न्यूयॉर्क में खेले गए प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 97 रन के आसान से नजर आ रहे लक्ष्य को टीम इंडिया ने 46 गेंद शेष रहते 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। रोहित ने 37 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन की शानदार पारी खेली। वहीं चोट से उबरकर लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे ऋषभ पंत ने 26 गेंदों में 36 रन की नाबाद पारी खेली। पंत ने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। कोहली केवल 1 रन बना सके। प्रतियोगिता में अपने दूसरे मुकाबले में भारत का सामना रविवार को पाकिस्तान से होगा। इसमें पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम भारत के शानदार गेंदबाजी के आगे केवल 96 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आयरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और आधी टीम केवल 44 रन पर पवेलियन लौट गई। हार्दिक पांड्या ने 27 रन देकर सबसे अधिक 3 विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप में जीत के साथ आगाज किया और ऐसे ही भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंस इस जीत को टीम इंडिया की एकजुटता की जीत के रूप में देख रहे हैं। भारत का पहला मैच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में एक तरह से बेहतरीन रहा। पहले ही मैच में उन्होंने आयरलैंड को धराशायी कर दिया और बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय प्रशंसक मौजूद है, मैच देखने आते हैं। सबसे पहले सर आपसे बताना शुरू करते हैं, आप बताइए कैसा लगा मैच? एक तरफा ही रहा? एक तरफा रहा, लेकिन न्यूयॉर्क में हो रहा है, पहली बार देखना मिला, बहुत मजा आया। पहले मैंने कोहली को खेलते हुए नहीं देखा था, आउट हो गया जल्दी, लेकिन होपफुली इन पाकिस्तान गेम ही विंस द गेम। आप बताइए सर। आई मीन बहुत बढ़िया स्टेडियम है, नया स्टेडियम है, न्यूयॉर्क में है, सो ऑफ कोर्स हैड टू कम। और इंडिया ने बहुत ही शानदार बॉलिंग और बैटिंग करी है, तो I mean, I wanted 40 ओवर होते, but you know, it was still a great win. It's a one-sided match. एक तरह से एक तरीके से हुआ। आप बताइए आपको कैसा लगा? हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया बॉलिंग किया, वेरी गुड बॉलिंग। रोहित शर्मा का 50 was terrific. मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूयॉर्क में गेम देखना 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं रहेगा कि न्यूयॉर्क में कोई बैठ के वर्ल्ड कप का गेम देखेगा। देश बदल रहा है ना, क्योंकि न्यूयॉर्क में क्रिकेट आ रहा है। पक्का देश बदल रहा है, एंड आई एम श्योर दे विल डू वेरी वेल विद दिस स्पोर्ट।
going forward. बच्चे लोग मेरे साथ हैं, ये दिन भर गाते रहे। क्या गा रहे थे आज मैच के टाइम? Let's go. Your fielding is terrified. India's on fire. Your fielding is terrified. सारा टाइम ये बच्चे यही गाना गा रहे थे, इंडिया को चीयर अप करते हैं। और ये है भारत के अगली जनरेशन जो भारतीय टीम के लिए दीवानगी रखते हैं और मैच जीतना चाहते हैं। और अगला मैच भी इंडिया का पाकिस्तान के साथ, तो ये लोग चाहेंगे कि ये लोग आए और मैच भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ मैच वो भी आराम से जीत जाए। क्या स्टेशन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, न्यूयॉर्क। और इसके साथ ही आज के न्यूज़ 10 में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।